सो हे गाइस, वेलकम टू आवर चैनल, वेलकम टू अ न्यू वीडियो। आज हम फिर से कुछ ट्रांसफर न्यूज़ लेके आए हैं एंड बहुत सारे ट्रांसफर हो चुके हैं, उसके बारे में थोड़ा बहुत रिव्यू करेंगे। तो चलिए, बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं ला लीगा से स्पेशली। तो पहले से स्टार्ट करते, पहले मूव करेंगे हम लोग एथलेटिको मैड्रिड में, क्योंकि एथलेटिको मैड्रिड से भैया बहुत सारे न्यूज़ आ रहे हैं और मुझे लगता है भैया इस सीजन में एथलेटिको मैड्रिड से हम लोग ज़्यादा कुछ उम्मीद कर सकते हैं। ला लीगा बताओ या फिर यूसीएल बताओ, सिमियोने से कुछ धमाका हम लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं। पहले एथलेटिको मैड्रिड ने अपने बैकलाइन पे एक नाम इंक्लूड किया है, दैट इज लेनॉर्माट, जो रियल सोसिएदाद से खेलता है। हम लोग देखा है यूरोप में स्पेन से जो सेंटर बैक पे लापोर्ता और लेनॉर्मंडी था। 27 साल की उम्र है, ला लीगा का एक्सपीरियंस खास है, 30 मिलियन का साइनिंग है एंड एथलेटिको मैड्रिड एक अच्छा खासा एक्सपीरियंस सेंटर बैक साइन करते हुए, और 30 मिलियन बहुत हेवी प्राइस की साइनिंग नहीं है। तो मुझे लगता है एक बहुत इंपॉर्टेंट साइनिंग लेनॉर्मंड एथलेटिको मैड्रिड के लिए है। इसके बाद सिमियोने रुका नहीं, इसके बाद उन्होंने अप्रोच किया था आर्तेम डोब्रक को, जो आपका जिरोना का सेंटर फॉरवर्ड है, क्योंकि अटैकिंग एरिया में उनका स्लॉट खाली था, क्योंकि अल्वारो मोराता एसी मिलान में अपना ट्रांसफर ले चुके, लेकिन वो उनको नहीं मिला क्योंकि डोब्रिक शिफ्ट कर चुके हैं रोमा में। तो कहीं ना कहीं फटाफट करके अपना टारगेट चेंज करते हुए, यहाँ पे एंटिसिपेशन बताओ या फिर बोर्ड्स का जो एक्शन है बहुत फास्ट मूव करते हुए, एक हफ्ते के अंदर उन्होंने वियारियल का जो सेंटर फॉरवर्ड था अलेक्जेंडर शोर्लोथ, उनको साइन कर लिया है। शोर्लोथ आप जानते हो 28 साल की उम्र का बंदा है, नॉर्वे का खिलाड़ी है, पिछले सीजन वियारियल से खेला है, 41 गेम्स में 26 गोल स्कोर किए। ला लीगा का एक्सपीरियंस है, अच्छा खासा लंबा चौड़ा है, 6 फीट 2 इंच का बंदा है। सिमियोने के जो प्लेइंग स्टाइल है वहां पे कहीं ना कहीं अच्छे से फिट होगा, और ये साइनिंग 35 मिलियन का पड़ा है एथलेटिको मैड्रिड को, काफी अच्छा साइनिंग करते हुए। मुझे लगता है कि शोर्लोथ से आप अच्छा कुछ एक्सपेक्ट कर सकते हो, और सिमियोने का जो सिस्टम है सेट पीस या फिर कॉर्नर पे शोर्लोथ काफी अच्छा डिलीवर कर सकते हैं, और मुझे लगता है कि बढ़िया सीजन जा सकता है। बट अब इस वियारियल से आपका थोड़ा स्टैंडर्ड बढ़ रहा है, थोड़ा प्रेशर शोर्लोथ के ऊपर रहेगा, लेकिन मुझे लगता है शोर्लोथ को अच्छे से सिमियोने प्रिपेयर कर पाएंगे और अच्छे से यूज कर पाएंगे। लेकिन यहाँ पर भैया एथलेटिको मैड्रिड रुके नहीं, उसके बाद एक जबरदस्त साइनिंग किया है एथलेटिको मैड्रिड ने, 42 मिलियन का कॉनर गैलेगर चेल्सी से उठाया है सिमियोने। देखो कॉनर गैलेगर पिछले सीजन, देखो कोल पाल्मर पिछले सीजन फेस था चेल्सी का, क्योंकि बहुत सारे भर भर के बंदा गोल स्कोर कर रहा था, पेनल्टी बताओ, बैंगर बताओ, बॉक्स में घुस के बताओ। लेकिन अगर चेल्सी का मैच कोई देखा है, वो जानता है मिडफील्ड में जो कंट्रोल वर्क रेट जो प्रोवाइड करता था चेल्सी में, दैट इज कॉनर गैलेगर। और ऐसे टाइप के मिडफील्डर सिमियोने को भैया बहुत पसंद है, जो कुत्ते की तरह भागते हैं, जो प्रेस करते हैं, जो वर्क रेट प्रोवाइड करते हैं, जिसके पास फिजिकली बुली करने का ताकत भी है, वो कॉनर गैलेगर के पास है। और चेल्सी से 42 मिलियन में कॉनर गैलेगर को उठा लिया है, और मिडफील्ड का नंबर काफी बढ़ाते हुए डियागो सिमियोने। लेकिन उसके बाद जो सबसे बड़ा साइनिंग है मेरे भाई लोग, पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे, दैट इज जूलियन अल्वारेज। जूलियन अल्वारेज को भैया 75 प्लस 17 एड ऑन्स के साथ टोटल मिला के 95 मिलियन के पैकेजिंग हेवी वेट साइनिंग करते हुए डियागो सिमियोने और अल्वारेज को मैड्रिड में बुलाते हुए, एंड काफी बढ़िया साइनिंग था। मैन सिटी की तरफ से भी काफी बढ़िया बिजनेस था, क्योंकि मैन सिटी खर्चा किया था जूलियन अल्वारेज के ऊपर सिर्फ 18 मिलियन, लेकिन उन्होंने बेचा उसको 75 एड ऑन्स मिला के 95 मिलियन का पैकेज। तो काफी बढ़िया साइनिंग एथलेटिको मैड्रिड के लिए भी, और काफी बढ़िया बिजनेस मैन सिटी की तरफ से भी। लेकिन मैं इस एथलेटिको मैड्रिड के सारे साइनिंग्स का थोड़ा बहुत अगर रिव्यू करूं, मुझे लेनॉर्मंड बताओ या फिर शोर्लोथ बताओ या फिर कॉनर गैलेगर बताओ, ये तीनों मेरे को लगता है कि काफी अच्छा साइनिंग होगा। लेकिन जूलियन अल्वारेज का मेरे को क्वेश्चन मार्क है। देखो जूलियन अल्वारेज के पॉइंट ऑफ व्यू से ये बोला जा रहा है कि उसको चाहिए प्लेइंग टाइम। देखो केविन डी ब्रुयने की ये लास्ट सीजन होने वाला है, और जूलियन अल्वारेज को पेप गार्डियोला सिर्फ नंबर 9 नहीं नंबर 10 भी यूज कर सकता था, या फिर बहुत सारे मैचेस में यूज कर चुके हैं। आप सिटी जैसे एक सेटल प्रोजेक्ट से या फिर पेप गार्डियोला के अंडर में आप खेलते हो, वहां से डियागो सिमियोने बताओ या फिर एथलेटिको मैड्रिड बताओ। देखो एथलेटिको मैड्रिड बड़ा क्लब है, लेकिन सिटी और एथलेटिको मैड्रिड का भैया इस लेवल पे कोई कंपैरिजन नहीं है। तो मुझे लगता है थोड़ा बहुत एक क्वेश्चन मार्क है। और एक चीज है, मैंने एक लाइव सेशन में बोला था मेरे स्ट्रीम में या दूसरे के किसी स्ट्रीम में, कि सिमियोने के ऊपर मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं है अगर कोई अटैकर उनके टीम में ज्वाइन कर। देखो सिमियोने इस तरीके का कोच है, अगर मिडफील्डर हो जो वर्क रेट प्रोवाइड करेगा गैलेगर, या फिर आप सेंटर बैक या फिर डिफेंस लाइन में कोई भी अगर बंदा सिमियोने के अंडर खेलने जाता है, तो सिमियोने उसको अच्छे से यूज कर लेगा। लेकिन अटैकर को सिमियोने कैसे यूज करता है, इसके ऊपर भैया क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि डाउट मेरे को इन प्लेयर के ऊपर नहीं है, डाउट मेरे सिमियोने के ऊपर। क्योंकि देखो सिमियोने का जो फुटबॉल है 2018 के बाद डेवलप नहीं किया। बहुत सारे मैनेजर अपने 2018-19 के बाद अपने फुटबॉल में अपडेट लेके आए, लेकिन अभी भी डियागो सिमियोने वो ओल्ड स्कूल वाला फुटबॉल खिलाते हैं। तो देखना पड़ेगा अल्वारेज वहां पे जाके फ्लॉप होते हैं, या फिर वहां पे एंटिसिपेट किया जाता है, या फिर डियागो सिमियोने अल्वारेज को अच्छी तरीके से यूज करता है। देखो अल्वारेज सिर्फ नंबर 9 नहीं खेल सकता, सेकंड स्ट्राइकर खेल सकता
सकता है, नंबर 10 खेल सकता है, ग्रिजमैन के साथ पार्टनरशिप भी हो सकता है। क्वाइट एक्साइटेड कि ग्रिजमैन और अल्वारेज का किस तरीके से पार्टनरशिप होगा। लेकिन इसमें एक चीज क्लियर हो चुका है कि जाओ फेलिक्स एटलेटिको मैड्रिड में नहीं रुकेंगे, बट अब जाओ फेलिक्स को बाहर निकलना पड़ेगा। अब कौन से क्लब में बेचा जाएगा जाओ फेलिक्स को, ये आने वाले वक्त में देखा जाएगा। लेकिन एटलेटिको मैड्रिड जैसे भी खेले पेन और पेपर में भैया टीम भैया बहुत खतरनाक है, ला लीगा का एक टॉप कंटेंडर हो सकता है और यूसीएल में भी काफी अच्छा परफॉर्मेंस दे सकता है। लेकिन मेरा एक ही डाउट है, दैट इज डियागो सिमोने का फुटबॉल। वो अगर इस सीजन थोड़ा बहुत अट्रैक्टिव या फिर थोड़ा बहुत अपडेट करे तो मुझे लगता है काफी एक बढ़िया दावेदार हो सकता है एटलेटिको मैड्रिड, यूरोप में भी और अपने लीग टेबल में भी। और इसके बाद हम लोग मूव करेंगे बार्सिलोना में। बार्सिलोना अपने समर विंडो में पहला साइनिंग करते हुए लाइप्जिग से उन्होंने साइन किया है डैनी ओल्मो को 55.7 मिलियन का पैकेज देके 55 मिलियन का स्ट्रेट फीस और 7 मिलियन के एडवांस मिला के 62 मिलियन खर्चा किए डैनी ओल्मो। डैनी ओल्मो आप जानते हो पिछले यूरो में बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस देके आ रहा है कि जर्मनी के साथ या फ्रांस के साथ बैक टू बैक दोनों मैच में इंपॉर्टेंट गोल स्कोर किया था। लेकिन क्वेश्चन इज दैट कि डैनी ओल्मो का साइनिंग क्या बार्सा का दरकार था? अगर मेरे से रिव्यू मांगो तो भैया नहीं, क्योंकि डैनी ओल्मो जैसे फॉर्मेशन का प्लेयर बार्सा के पास बहुत भर के है। मिडफील्डर बार्सिलोना को साइन कभी करना ही नहीं चाहिए, क्योंकि ला मासिया से जो प्लेयर्स आते हैं ना मैक्सिमम मिडफील्डर होते हैं। आप बोलो पिड्री बोलो, फ्रैंकी डियोंग बोलो, गुंडोगान बोलो, आप बोलो फर्मिन लोपेज बोलो, आप फ्रैंकी डियोंग बोलो, इतने सारे मिडफील्डर है। अब क्वेश्चन ये होता है कि डैनी ओल्मो को यूज आप कैसे करोगे? डैनी ओल्मो आपका नंबर 10 है, अटैकिंग मिडफील्डर आप यूज करोगे, लेकिन वहां पे आपके पास भैया गुंडोगान, उसके बाद फर्मिन लोपेज का जो ओलंपिक में फॉर्म चल रहा है, फर्मिन लोपेज को भी रोटेट कर सकते हो। तो मुझे थोड़ा बहुत कंफ्यूजन, थोड़ा बहुत नहीं भैया बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन है कि डैनी ओल्मो को किस तरीके से यूज किया जाएगा। अगर विंग में अगर यूज करता है इन्वर्टेड विंगर यूज होगा, और इन्वर्टेड विंगर तो भैया हांसी फ्लिक खिलाता नहीं है, क्योंकि बायर्न के टेन्योर में मेरे को जो हांसी फ्लिक का सिस्टम दिखा है उनके पास वाइड विंगर होता था लाइक लेरॉय साने। लेकिन ओल्मो को किस तरीके यूज करोगे तो उसके ऊपर एक क्वेश्चन मार्क है, जब सीजन शुरू होगा तब देखा जाएगा। तो मैं तो सेटिस्फाइड नहीं हूं डैनी ओल्मो के ट्रांसफर से, क्योंकि न्यूक विलियम्स बहुत बड़ा टारगेट था, उनके पास नंबर 6 नहीं है। लेकिन डैनी ओल्मो एक ऐसा साइनिंग है, अच्छा साइनिंग होता अगर बार्सिलोना पहले अपना नंबर 6, अपना पहले विंगर, ये सारे प्लेयर्स का साइनिंग कर लेते, क्योंकि इन सारे प्लेयर्स का दरकार है बार्सिलोना का। अगर ये सारे प्लेयर्स का साइनिंग ना करके अब डैनी ओल्मो को एक स्टेटमेंट साइनिंग करना चाहते लापोर्ता या फिर डेको, तो मेरे को क्वेश्चन मार्क है। लेकिन सीजन शुरू होगा तो इसके ऊपर ज्यादा क्लैरिफिकेशन आएगा कि डैनी ओल्मो किसका साइनिंग है, हांसी फ्लिक का साइनिंग है या फिर लापोर्ता का साइनिंग है। उसके बाद हम लोग मूव करेंगे बट विद मैनचेस्टर यूनाइटेड में। मैनचेस्टर यूनाइटेड में दो बैड न्यूज है, बैड न्यूज नहीं, थोड़ा बहुत एक स्मार्ट न्यूज भी बोल सकते हो कि उगार्ते का साइनिंग आपका ऑफ हो चुका है। उगार्ते के ऊपर हम लोग बातचीत कर रहे थे पिछले 2-3 वीडियो में, उगार्ते का साइनिंग के ऊपर मैंने कंफर्मेशन दिया था। लेकिन पीएसजी भैया 60 मिलियन से नीचे उतरने के लिए राजी नहीं है, उनका भी मजबूरी है, क्योंकि उगार्ते को उन्होंने साइन किया था 60 मिलियन में, तो लॉस करके वो बेचना नहीं चाहते। और मैनचेस्टर यूनाइटेड यहां पर भी ओवर पे करना नहीं चाहता। मुझे लगता है मैनचेस्टर यूनाइटेड की तरफ से ये पॉजिटिव न्यूज है, क्योंकि ये अगर 2-3 साल पहले होता गारंटी हम लोग 65 या 70 मिलियन गारंटी पे कर देते और ओवर पे करके उगार्ते को लेके आते। लेकिन मैनचेस्टर यूनाइटेड के बोर्ड 35 या फिर 40 मिलियन से ऊपर जाने के लिए तैयार नहीं है, इसलिए हम लोग और भी एक्सप्लोर कर रहे हैं। यूसुफ फफाना बताओ और बाकी के बहुत सारे मिडफील्डर है, उनके बारे में थोड़ा बहुत बातचीत कर रहे हैं। और वहां पर अगर बायर्न म्यूनिख के साथ जो डील है मजरावी और आपका डिलीट का, वो भी थोड़ा फीका पड़ते हुए अब देखना पड़ेगा आने वाले ट्रांसफर विंडो में अब कितना जल्दी ये डील साइन कर पाते हैं। प्रॉब्लम क्या है ना मैनचेस्टर यूनाइटेड पे, मैनचेस्टर यूनाइटेड के जितने सारे प्लेयर्स है आउटगोइंग्स नहीं हो रहे। देखो ये प्रॉब्लम इनियस का नहीं है, ये प्रॉब्लम ग्लेजर्स का है, क्योंकि आउटगोइंग्स क्यों नहीं हो रहा है, स्कॉट मैकटोमिनी का सेल क्यों नहीं हो रहा है, या फिर आपको वन-बिसाका का सेल क्यों नहीं हो रहा है, सैंचो या फिर एंटनी से हम लोग मूव ऑन क्यों नहीं कर पा रहे, क्योंकि उनका जो सैलरी है 150 के, 190 के, 200 के, 250 के, 300 के, इस तरीके का सैलरी देख के रखा है बैंक एवरेज खिलाड़ी को। ये सारे सैलरी मिल रहे प्लेयर्स को फ्री में बिना काम करे, तो गारंटी बाहर के जितने सारे क्लब है इतना तो सैलरी गारंटी ऑफर नहीं करेंगे, इसलिए आउटगोइंग्स नहीं हो रहे, इसलिए एंटनी या फिर सैंचो इनको हम बेच नहीं पा रहे। अब इनको हम बेच नहीं पाएंगे तो कैसे हम इनकमिंग के लिए पैसा जनरेट करेंगे, तो ये प्रॉब्लम हो रहा है। तो मुझे लगता है 1-2 और साइनिंग हो सकता है, लेकिन पिछले 5-6 साल में जो ग्लेजर ने हगा हुआ है ये साफ करने में इनियस को कम से कम 1-2 विंडो और लग जाएगा। तो फ्रस्ट्रेट होने की जरूरत नहीं, क्योंकि बट ऑफ इट्स नॉट अ फीफा फुटबॉल, इट्स नॉट अ ई फुटबॉल। एक ट्रांसफर मार्केट में आप इतने सारे कचरे को बाहर नहीं फेंक सकते, तो 2 विंडो आपको लगेगा। तो देखना पड़ेगा आने वाली ट्रांसफर विंडो में किस तरीके से एंटीसिपेट होता है। और आने वाले 2 दिन बाद कम्युनिटी शील्ड का मैनचेस्टर डर्बी है, उसका भी प्रीव्यू हम लोग करना है, उसके बाद भी थोड़ा बातचीत करेंगे। तो ये है हमारा ट्रांसफर न्यूज। आज रात को और भी ट्रांसफर मार्केट के ऊपर थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, क्योंकि बहुत न्यूज थोड़ा गर्मा गर्म हो रहे। लिवरपूल का बात बताओ, जुबिमेंडी के साथ थोड़ा ऑफर वगैरह हो रहा है, तो इतना कंफर्मेशन नहीं है। आज रात को थोड़ा बहुत बातचीत करेंगे, डिटेल में हम लोग बातचीत करेंगे रात को 10 बजे। तो रात को 10 बजे लाइव में जुड़ना मत भूलिएगा। तो टेक केयर, मिलते हैं अगले वीडियो में, सायोनारा।